कुमारी अनीशा ने निःशुल्क कोचिंग, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, शौचालय निर्माण, वृक्षारोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2017-18 के लिए उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कुमारी अनीशा, बिहार। पेड़ और यह बिहार राज्य की ऐतिहासिक धरती और पीपल के पेड़ से आप सब लोगों को इसलिए रूबरू करा रहे हैं कि इसी तरह के पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जानते हैं इस शिक्षा की क्रांति की मुहिम के बारे में। आप सब लोगों से आज मैं परिचय करा रहा हूं अनीशा कुमारी से, जिन्होंने शिक्षा का अलग जगाया है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर रही है, एक ऐसा बदलाव ला रही हैं जिस बदलाव को शायद हमारी सरकारें नहीं ला पा रही है, और जो सरकार नहीं काम करती है उस काम का वीरा ऐसे अनीशा जैसे क्रांतिकारी सोच के लोग लाते हैं। अनीशा का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ये बच्चों की पढ़ाने की प्रेरणा आखिर कहाँ से मिली? मैं एक एनएसएस वॉलेंटियर हूँ, नेशनल सर्विस स्कीम की, जो हम लोग के कॉलेज में होता है। तो वो उसमें सोशल वर्क सिखाया जाता है। तो हम लोग का जो अडॉप्टेड विलेज होता है हर एक कॉलेज का, वहाँ ये सब पढ़ाया जाता है। तो मैं पहले वहाँ पढ़ाने जाती थी, और मैं तब पढ़ाने जाती थी जो सभी लोग पढ़ाते। लेकिन जब मैं यहाँ पे 44 नंबर ढाला हुस्से छपरा में आई, तो मैंने इन बच्चों को देखा। ये प्राथमिक स्कूल है, ये पढ़ने जाते थे, समझ खेलते कूदते पढ़ते, वैसे कुछ मतलब दिन भर भी सिर्फ खेलना कूदना, कुछ पढ़ना नहीं। तो मैंने सोचा कि जो मैं वहाँ जाती हूँ क्यों ना मैं यहाँ पढ़ाऊँ। तो इसलिए मैंने अपने मम्मी पापा से बात की, मेरी फ्रेंड ममता से बात की, और हम दोनों यहाँ पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। आप देख सकते हैं कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है, बगल में यहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं, उसका शोरगुल होता है, और ये तमाम विषम परिस्थितियों में शिक्षा का अलग आपने जो जगाया है, किन किन तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? यहाँ तो पहले तो एक बहुत पास में कचरा है, 2-3 बार साफ किया है। यहाँ के वार्ड कमिश्नर से मतलब हम लोग को जहाँ तक हो पाए तहाँ तक बहुत कोशिश की, लेकिन तभी लोग यहाँ के नहीं सुनते। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसलिए नहीं सुनते कि हम लोग अभी छोटे उम्र में हैं, कोई पीछे से हम लोग का सपोर्टर नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद ना कोई एनजीओ ना कुछ है, बस हम दोनों पढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये ब्लैक बोर्ड है और कितनी विषम परिस्थितियाँ हैं। इन बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है, और इस ब्लैक बोर्ड पे आप देख रहे हैं किस तरह से असामाजिक तत्वों ने इस पर गंदगी फैला रखी है, जिससे इस तरह की चुनौतियों का सामना इस बच्ची को करना पड़ता है। बावजूद ये इसके अंदर एक ऐसी शिक्षा के प्रति क्रांति है जिसको रोकना नहीं चाहती है, बल्कि आगे बढ़ना चाहती है। इतनी कम उम्र में आपने एक तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति करते हुए और आपने राष्ट्रपति पुरस्कार तक प्राप्त किया है, आप कैसा महसूस करती हैं? जब से मतलब प्रेसिडेंट अवार्ड लेके आई हूँ दिल्ली से, तो मतलब मेरे मन में एक ही चल रहा है कि पता नहीं मैं इन बच्चों के लिए और कुछ करूँ। मतलब मुझे कि जैसे कि मैं यहाँ और कुछ करूँ, जैसे मैं चाहती हूँ कि आगे साफ हो, और मेरे मन में मतलब बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है कि मैं मतलब मुझे अगर प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है तो ये मेरी ज़िंदगी की शुरुआत है। मतलब मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ देश के लिए। तो मतलब कि अभी भी ये जो है सफर की शुरुआत मानती हैं जी। लक्ष्य है कि और भी देश के लिए बहुत कुछ ये किया मैं जाए। शुरुआत मानती हूँ। लोग अवार्ड मिलने के बाद लगता है कि अरे मैं तो कर ली तब मुझे मिला, नहीं, मैं इसको शुरुआत मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत कुछ करूँ। तो ये आपने जो शिक्षा का क्षेत्र चुना, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो आज बड़े बड़े निजी विद्यालय संचालित होते हैं, उन निजी विद्यालयों के बड़े बड़े भवन हैं, बिल्डिंग है, कंप्यूटर क्लासेज हैं, और इन सब से अलग आप एक पेड़ के नीचे और इतने मच्छर काट रहे हैं, इतना प्रदूषण है, इन तमाम विषम परिस्थितियों में आपने चुनौती को स्वीकार करते हुए इस काम को कर रही हैं।
सचमुच में हम लोगों के लिए तो काबिले तारीफ है, लेकिन जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उन सब लोगों के लिए ये बच्चियां प्रेरणा का स्रोत हैं कि तमाम मुश्किलों के बावजूद, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी समाज अगर चाहे तो वो काम कर सकता है जो सरकार वो काम नहीं करती है। आप देख रहे हैं कि इतने सारे विषम परिस्थितियों के बावजूद अनीसा का जो हौसला है वो बुलंदियों पर है और वो चाहती हैं कि देश के लिए, समाज के लिए और करें। तो मैं अनीसा आपसे जानना चाहता हूं कि आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी पहले 2 साल पहले प्राइवेट जॉब करते थे, जहाँ पे एक महिंद्रा ट्रैक्टर का जो शोरूम है उसमें नॉर्मल कैशियर थे, लेकिन आज वो कोई जॉब नहीं करते। अब मतलब बहुत लोग बोला कि ऐसे तुम फ्री में पढ़ाती हो, मतलब क्या पैसे लेकर पढ़ा सकती हो? लेकिन नहीं, मेरे पापा मम्मी ने कभी ऐसा नहीं किया कि नहीं तुम्हें जो करना है वो करो, तुम अच्छा ही काम करती होगी। उन्होंने कभी नहीं ऐसा कि तुम पैसे लेके पढ़ाओ। और मेरा कोई भाई भी नहीं, मैं बस 2 बहन ही हूँ। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है। एक तो वो लड़कियों को इतने प्रमोट करते, इतनी आगे बढ़ाते हैं, मुझे खुद नहीं, और कभी मुझे किसी काम से रोकने के लिए नहीं मना करते। देखिए, एक परिवार जो कि आर्थिक शायद हालात उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि इस देश के और जो खुशहाल परिवार होते हैं, उसके बावजूद काम करने का जज्बा और जुनून निश्चित तौर पर अनीसा के अंदर है। और हम यह आशा करते हैं कि अनीसा इस तरह की जो क्रांति ला रही है, इस तरह के जो क्रांति से सरकार का भी ध्यान आकृष्ट होगा और ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम है वो उस तरफ सरकार ध्यान देगी। सोशल वर्क तो मुझे सोशल वर्क करने में कभी नहीं लगता है कि मैं कुछ कर रही हूँ कि मतलब कोई ज़बरदस्ती टाइम दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना खुद अच्छा लगता है और मैं पढ़ाती हूँ, तो मुझे कभी नहीं मतलब लगता है कि ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो भी हुनर हो, हर एक सबके कुछ रहते हैं, किसी की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी हो, किसी को डांसिंग अच्छा है, पेंटिंग, चाहे जो भी आपका सिंगिंग हुनर है, उसके जरिए आप सोशल वर्क कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो दूसरों को सिखाइए, बच्चों को सिखाइए, वो खुद ही सोशल वर्क हो गया। और इससे हम कुछ अपने समाज के लिए कुछ अपने कर भी पाएंगे। मैं चाहती हूँ अपने हुनर को बांटिए, वो खुद एक सोशल वर्क करें। सरकारी विद्यालयों में अगर सही शिक्षा प्राप्त होती तो अनीसा को यहाँ पर क्रांति काटने की ज़रूरत नहीं होती। तो अनीसा के द्वारा संचालित इस विद्यालय के बच्चियों में से जानते हैं कि वो सरकार के किस विद्यालय में नामांकित हैं। क्या नाम है आपका? अनु कुमारी। अनु, किस विद्यालय में आप पढ़ती हो? जलेसर मिश्र मध्य विद्यालय में। जलेसर मिश्र मध्य विद्यालय में कब से कब तक पढ़ती हो? 12 बजे से 5 बजे तक। 12 बजे से किस तरह की वहाँ पर शिक्षा मिलती है? वहाँ पर भी अच्छा पढ़ाई होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। इसे 5 घंटे लगता है, तो उसमें से 3 घंटे हम लोग को पढ़ाया जाता है, बाकी 2 घंटे नहीं पढ़ाया जाता है। नहीं पढ़ाया जाता है। वहाँ पर आपको पोशाक, वहाँ खिचड़ी और ये सब व्यवस्थाएं मिलती हैं? मिलती है, लेकिन बाहर से खाना आता है तो उसमें कुछ खराब भी खाना रहता है, तो हम लोग नहीं खाते हैं। किताबें आप देख रहे हैं, ये किताबें अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाई जाती हैं, शिक्षक नहीं पढ़ा पाते हैं। तो यहाँ आने के लिए विवश हो या क्यों यहाँ पर आने के लिए विवश हो? यहाँ पे पढ़ाई अच्छा होता है। मेरी मम्मी का सपना है कि मैं कुछ बन के दिखाऊं उनको, इसीलिए मैं यहाँ आती हूँ पढ़ने। अनीसा दी मेरे को बहुत कुछ सिखा, और ममता दी भी बहुत कुछ सिखाती है। तरफ ये सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय है और इसकी हालात को आप देख सकते हैं। 10 बजे से 4 बजे तक यहाँ विद्यालय चलता है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। और अगर सचमुच में इन बच्चों को सही शिक्षा इस प्राथमिक विद्यालय में मिलती तो इस पेड़ के नीचे बैठ के ये अनीसा इन बच्चों को नहीं पढ़ाती। मुझे लगता है कि सरकार अगर सचमुच में शिक्षा को बहुत सुंदर तरीके से अगर संचालित करे तो मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। YouTube चैनल में आप सब लोगों का, दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग बैठे हैं रामकृष्ण मिशन आश्रम के छपरा शाखा में और हमारे साथ रामकृष्ण मिशन आश्रम के महाराज स्वामी अतिदेवानंद जी महाराज उपस्थित हैं। डॉक्टर शालिग्राम विश्वकर्मा जी जो इस शहर के प्रख्यात चिकित्सक हैं। आज हम
कुछ खास महत्वपूर्ण विषय जो समाज का आता है वो है शिक्षा। शिक्षा के ऊपर आज हम सब लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो जानते हैं अति देवानंद जी महाराज से, स्वामी जी से। धन्यवाद। सर्वप्रथम हम लोग को सोचना है शिक्षा क्या है एक नॉलेज में, मैंने हर व्यक्ति के अंदर, महिला हो पुरुष हो कुछ भी हो, सबके अंदर एक परफेक्शन है, उसको प्रकाश करना। स्वामी जी बोल रहे थे कि सब शिक्षा ऐसा चाहिए जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। सो कैसे कीजिएगा? आप खाली अल्फ़ाबेट सिखा दिए और पोस्ट ग्रेजुएट कर दिए और कोई रोज़गार नहीं है, तब क्या होगा? तब टेररिज्म बढ़ेगा, तब नक्सलाइजेशन बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। वीमेन एजुकेशन के लिए उनको जब पूछा गया था कि नारियों को समस्या आप क्यों नहीं समाधान कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला नारियों को समस्या समाधान करने के लिए कोई मेल मेंबर को जरूरी नहीं है, एकमात्र उपाय है उन लोगों को शिक्षा देना। अगर ठीक ठीक शिक्षा दिया जाए तो महिलाओं को ही समस्या समाधान करेंगे, ये है शिक्षा। तो इसीलिए उन्होंने उसी समय 1897 में जब वापस आए अमेरिका से, तो साथ में सिस्टर निवेदिता को लाए थे वीमेन एजुकेशन के लिए। तो उन्होंने पूरे भारतवर्ष तो नहीं कर पाए उस समय, लेकिन वो कोलकाता में रह कर ऐसे कुछ करके गई है जो आज भी वो शर्मनीय है। और एजुकेशन ही एकमात्र माध्यम है जो हमारे समाज में जो छुआछूत कुसंस्कार ये सब दूर हो सकता है। क्योंकि अभी भी देखिए हम लोग बहुत एजुकेशन दे रहा है, बहुत क्वालिफिकेशन बढ़ रहा है। अभी भी सतीदाह प्रथा राजा राममोहन राय अकेला लड़के बंद करके गया था, किंतु अभी सतीदाह प्रथा अभी भी चल रहा है। पेट के अंदर, गर्भ के अंदर सतीदाह प्रथा चल रहा है, जन्म होने नहीं देता है, मार देता है। ये तो एजुकेशन नहीं है। ऐसा एजुकेशन देना पड़ेगा जिस सभी को अपना अपना कैपेबिलिटी के अनुसार बढ़ने देना पड़ेगा। और अब हम जानते हैं हमारे साथ इस शहर के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर शालिग्राम विश्वकर्मा जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो आज सरकार जिस तरीके से शिक्षा के ऊपर काम कर रही है, क्या सरकार की जो शिक्षा नीति है वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा की क्रांति को पहुंचा पा रहे हैं क्या? जो आज के चर्चा का मुख्य विषय है कि गरीब के बच्चे उस शिक्षा को कैसे प्राप्त करें, चाहे वो व्यावसायिक हो या स्कूल कॉलेज का संबंध रखता हो। तो यहाँ पर सीधे सीधे भूमिका आती है सरकार की, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर तभी संभव हो सकता है जब सरकार की इसमें रुचि हो। जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारा सरकार है जिसको हम चुनते हैं, वो इसमें इंटरेस्ट ले। और इसका सबसे मूलभूत कारण क्या है कि शिक्षा पर जो है सर्वाधिक खर्च होना चाहिए। जीडीपी का मात्र अभी 3% शिक्षा पर खर्च होता है, जबकि विकसित देशों में इसका अनुपात बहुत अधिक है। तो हमारे देश में आप जान रहे हैं विद्यालय नहीं है, शिक्षक नहीं है, गरीब ऐसे हैं जिनके बच्चे को घर में नाश्ता खाना नहीं मिलता है, तो उनसे ये उम्मीद करें कि वो स्कूल चले जाएंगे, संभव नहीं है। तो ये पूरा एक चक्र बन गया है गरीबी और अशिक्षा के बीच का। इसको दूर सरकार ही कर सकती। आज हमारा देश भी जापान की तरह, जर्मनी की तरह,